न्याय वार्ता की इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे देती हूँ। इस पॉडकास्ट में हम न्याय संस्था द्वारा चलाई जा रही संविधान फेलोशिप्स के फेलोज से उनके जीवन, भारतीय कानून और फेलो के रूप में उनके काम जैसे विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आज की हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य की अपनी फेलो सुनीता कुमारी से। सुनीता पेशे से एक वकील हैं जो एक दशक से छपरा और पटना में वकालत कर रही हैं। तो सुनीता, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन की कि आप कहाँ पैदा हुई, आपने पढ़ाई कहाँ की, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकें तो। मेरा जन्म गोपालगंज जिले में, जो बिहार में ही है, वहां हुआ था। क्योंकि मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थापित थे वहां, तो जन्म तो मेरा वहां हुआ, लेकिन जो मेरा पैतृक स्थान है वो छपरा के बिहार के सारण जिले में ही है। तो अभी मैं यहीं पर, मेरी शादी भी यहीं पर हुई, मेरा ससुराल और मायके दोनों यहीं है, और मेरी पढ़ाई भी, पूरी पढ़ाई छपरा में ही हुई है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा आपके निजी जीवन पे सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ। बिल्कुल। आपकी शादी जो थी वो 17 साल में हो गई थी, तो और आज आप वकील हैं। तो आप बाल विवाह के क्या कहते हैं, दोनों मुद्दों को समझती हैं, सामाजिक भी और कानूनी भी, जो उससे जुड़ी समस्याएं हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने अनुभव थोड़ा बता पाएं कि आपको किन समस्या का सामना करना पड़ा। अगर आप चाहें तो उस पे थोड़ा आप हमको बताएं। मैच्योर्ड होने के बाद महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है शादी के बाद। तो सोचिए कि कोई बच्ची की शादी अगर हो जा रही है, तो उसको, उसका जो है जीवन कितना लाइफ, मतलब चैलेंजिंग रहा होगा। तो हम्म। मेरी भी लाइफ जो है चैलेंजिंग रही। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी समझ नहीं था। सिर्फ बस एक ही समझ थी कि मुझे पढ़ाई आगे जारी रखनी है। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने भी ये मेरी पढ़ाई को जारी रखने में मदद किया और कहा कि तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो। तो उन्होंने ही मेरी पढ़ाई, मैं ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद से मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, फिर मैंने एलएलबी किया, फिर एमए भी किया। तो ये सारी पढ़ाई मेरे फादर इन लॉ ही ने कराया है। और मैं क्या बताऊं आपसे कि महिलाएं जो हैं, आस पड़ोस की महिलाएं, जब मैं पढ़ने के लिए जाती थी तो मुझे ये सुनना पड़ता था कि अरे ये तो बहू लगती ही नहीं है। तो वाकई में जब मुझे बहू किस तरह रहती है उसकी समझ ही नहीं थी, तो मैं कैसे रहती। मैं तो बिल्कुल एक, जिस तरह लड़कियां पढ़ने जाती थी उस तरह मैं जाती थी। तो उस समय, अब तो मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट किया। और मेरे जो दोनों परिवार हैं, दोनों परिवार के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। कि आज आप वकील हैं, तो आपको आपको बचपन से वकील बनना था, आपका बचपन का सपना, आपको कब लगा कि आपको वकील बनना चाहिए, ये आपका बचपन का सपना था? देखिए, वकील शब्द तो मैंने अपने पिताजी से सुना था, काफी छोटी थी मैं। क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी से पहले ही उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की डिग्री हासिल कर ली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या होता है, कैसे। तो मेरे पिताजी बोले कि अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई अपनी पूरी करो, फिर मैं तुमको भी एलएलबी करवाऊंगा। लेकिन तब तक मेरी बचपन में ही शादी कर दी गई, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक ही शहर में शादी किया कि मैं छोटी थी इस वजह से। तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना एक प्रोफेशन तो चूज करना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे वकालत में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से जो नीडी पर्सन हैं उनको न्याय आसानी से नहीं मिल पा रहा है। मैंने ये भी देखा कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप सामाजिक मूल्यों को समझें और अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो मुझे ये प्रोफेशन उसी तरफ झुकाव हुआ कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। आप जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डालसा में अभी पैनल वकील हैं, तो क्या आप थोड़ा सा नालसा, डालसा, बालसा के बारे में हमको बता सकती हैं कि ये किस तरीके की संस्था है, कैसे काम करती हैं और इनसे किन लोगों को फायदा होता है? थोड़ा सा आप ये बता सकें हमें तो। देखिए, नालसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी संस्था है, जिसके अंतर्गत
जो नीडी पर्सन है, जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, सबको इसमें मुफ्त विधिक कानूनी सहायता जो है सुलभ तरीके से दी जाती है। नालसा की स्थापना 1987 में हुई थी और इसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे जो स्टेट में अगर आप आएंगे जहां बालसा काम करती है, बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहां के भी जस्टिस, चीफ जस्टिस जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अब जब आप आएंगे तो वहां के जो जिला जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके ये तीनों जो है एक चेन की तरह काम करता है। और इसमें जो लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उसमें खासकर महिलाएं हैं, जो जिनकी आय 1.5 लाख से कम है वो हैं, जो किसी आपदा से पीड़ित हैं वो हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है कारा में बंद है, जेल में बंद है, वो इसका लाभ उठाता है, उनको मुफ्त विधिक सहायता दी जाती है। इसका मतलब कि उन्हें एक वकील प्रोवाइड कराया जाता है जिसके अंतर्गत वो उस केस को निष्पादित करते हैं। ये बहुत आपने अच्छी जानकारी हमें दी, क्योंकि बहुत से लोगों के को ये जैसे आपने बोला कि ये गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए काम करती है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि ऐसी भी कोई विधिक सहायता, कानूनी सहायता मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता होती है। आपको क्या लगता है कि जो न्याय पाने में जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को होती है वो क्या है? और थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूंगी बिहार के संदर्भ में, कि आपको बिहार राज्य में क्या लगता है कि न्याय पाने में लोगों को किस चीज की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है? बड़ी समस्या क्या है न्याय के रास्ते में? न्याय के रास्ते में बिहार में थोड़ी शिक्षा की भी कमी है और न्यायिक तंत्र और पुलिस तंत्र मिलके किसी को न्याय दिलाने का काम करता है और उसमें वकीलों का जो योगदान होता है वो भी न्याय दिलाने में सहयोग का कार्य होता है। तो मुझे भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं। कुछ चीजों को तो वो समझ भी नहीं पाते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, क्योंकि उनको अगर पता होता तो वो सही जगह आते। कभी कभी वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, वहां पर उनको पैसे की भी हानि हो जाती है, उनका काम भी नहीं होता है, जो इस प्रोफेशन से जुड़ा भी नहीं होता है उसके पास भी वो चले जाते हैं। तो अगर यहाँ शिक्षित लोग होते हैं, अवेयर होते हैं, तो ये परेशानियां नहीं आती। जी। अभी आप संविधान फेलोशिप की फेलो हैं, तो आप थोड़ा संविधान फेलोशिप के काम और इससे इस फेलोशिप के माध्यम से आप क्या बदलाव ला रही हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें तो। देखिए, मुझे न्याय संस्था के संविधान फेलोशिप से जुड़ने से काफी खुशी होती है, क्योंकि मैं एक सामाजिक स्तर पे भी कार्य करना चाहती हूँ जिसका ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसी संस्था की ओर से हमने एक केस देखा एज ए फेलो। उसमें हमने एक 4 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जिसके ड्राइवर ने ही उसके साथ ये घटना की थी। और हमने उसको न्याय दिलवाने में पूरी निष्ठा से कार्य किया और उसमें एविडेंस भी हुए, बहस भी हुआ और उसके बाद से हम उसको न्याय दिलाने में सफल भी हुए। जो एक्यूज्ड है उसको इसमें सजा हुई, फाइन भी हुआ। तो न्याय संस्था की तरफ से ये कार्य करने में मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि हम इस संस्था के अंतर्गत जो नीडी पर्सन है, जो महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, उनको भी न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। तो हमने इस केस को इसी संस्था की ओर से देखा जो जिसमें हमें जीत हासिल हुई। और मैं आगे भी इसमें और अच्छे ढंग से कार्य करना चाहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको मैं न्याय दिलाने का कार्य करने की इच्छा रखती हूँ। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा बताएं, क्योंकि अभी आप इस फेलोशिप की एक फेलो हैं, तो इस तरह की जो कानूनी सहायता देने वाली फेलोशिप्स हैं उसकी आपको क्या लगता है कि देश में कितनी जरूरत है? इस तरह की फेलोशिप जो कानूनी मदद दे रही हैं। इस तरह की फेलोशिप की पूरे देश में जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना होता है। मैं भी एज ए फेलो
जहाँ जिसको कोई जानकारी नहीं है, अवेयरनेस सेशन हम लोग देते हैं, वहां पर उन जाके लोगों से मिलते हैं, क्लाइंट काउंसलिंग करते हैं। तो उससे भी लोग जागरूक होते हैं और अपने केस को कैसे वो किसके पास जाएं, किससे अपनी बातें शेयर करें। तो ये सब चीज जो है हमारे एज ए फेलो मैं काम करती हूँ, और इन सब चीजों की बृहद स्तर पे आवश्यकता है, पूरे देश में आवश्यकता है। आज आप क्रिमिनल लॉयर हैं, इसे यहाँ तक ये क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको किन चुनौती का सामना करना पड़ा? और मैं इसको थोड़ा सा महिला होने के उस पर भी समझना चाहती हूँ कि आज हम बराबरी की बात करते हैं, महिला पुरुष, लेकिन आपको क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए एक महिला के तौर पर क्या चुनौती आपके सामने आई? देखिए, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में कोई भी कार्य करने के लिए अगर महिला घर से निकलती है तो उसको पूरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा था। जब मैं जाती थी कोर्ट रूम में तो ऐसा लगता था कि लोगों का जब शुरुआत में था तो इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगी। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, इस प्रोफेशन में काफी धैर्य से काम करना होता है और पूरी लगन से काम करना होता है। तो जब मैंने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया और मैंने इसमें काम करना शुरू किया, तो जब लोगों ने देखा तो लगा कि नहीं, ये सक्षम है, ये कर सकती है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे जो सीनियर थे वो एडिशनल पीपी थे। तो मैंने शुरू से ही हीनियस क्राइम के ही केसेस देखे हैं। तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो प्रोफेसर में अगल बगल के लोग जो होते हैं वो भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कोई महिला कर सकती है। लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए अपने कार्यों के अनुसार इसको दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। सुनीता, अब हम जो है इस पॉडकास्ट के सबसे आखिरी सवाल पे आ गए हैं, और ये सवाल नहीं है, आप अगर अभी कुछ हमारे साथ साझा करना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं, तो प्लीज आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल। मैं पूरे देश में सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सक्षम होने का मौका दें, साथ मिलकर काम करें, दोनों आगे बढ़ें। समानता रहेगी तभी हमारा देश आगे जाएगा। एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी देश की दशा देखनी है तो उस देश की महिलाओं की दशा को जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उस देश का कितना विकास हुआ है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप दोनों को समानता का अवसर दें, तो हमारा देश काफी आगे जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सुनीता, और मैं भी इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी। सुनीता, आपका इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अलका, मुझे भी इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड था, तो इसके और भी एपिसोड्स आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। भारतीय कानून को आसान भाषा में समझने के लिए न्याय के साथ बने रहें। धन्यवाद।